जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW 8 पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और नई वीडियो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जिसमें आज हम जानेंगे संघीय कार्यपालिका के बारे में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में। ओके, तो राइट हैंड से रिलेटेड जो भी चीज है वो सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सबसे पहली बात ये है कि संघीय कार्यपालिका की जो सारी शक्तियां हैं यूनियन की, सेंट्रल यूनियन की, ओके, वो किस में मौजूद है? वो है प्रेसिडेंट में, हमारे राष्ट्रपति के अंदर। ओके, राष्ट्रपति में मौजूद होती है सारी शक्तियां। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। आपको पता होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमारे यहाँ पे अपनाया गया है। संवैधानिक रूप से भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें है? आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित है आर्टिकल 53 के तहत। और अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति को भारत का संवैधानिक प्रधान कहा जाता है। ओके, और साथ ही साथ भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। ओके, आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का पहला नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति, और साथ ही साथ संवैधानिक प्रधान। अब बात आती है भारत के राष्ट्रपति के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज है, भारत का राष्ट्रपति। सबसे पहली चीज क्या है राष्ट्रपति के बारे में? देश का पहला नागरिक होता है। ओके, देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे को देखने मिलती है प्रेसिडेंट के बारे में, वो देखने मिलती है राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति होता है। ओके, भारत का राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक और भारतीय जनता का प्रतिनिधि, एक तरह से कहा जाए तो प्रतीक होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत इसकी संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित है। उसके बाद बात करें योग्यताएं क्या क्या है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति की योग्यता है, सबसे पहले बात करें भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे नंबर बात करें 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष की आयु। ओके, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने की योग्यता हो। लोकसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने की शक्ति हो। ओके, लोकसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। चौथी अगर बात करें हम, किसी लाभ के पद पे ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। ये सारी योग्यता किसमें दी गई है? आर्टिकल 58। आर्टिकल 58। ओके, 58 अनुच्छेद जो है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति की सारी योग्यताएं दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघ राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य को लाभ का पद के अंतर्गत नहीं माना गया है। अब है निर्वाचन व्यवस्था क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है आर्टिकल 54 के अंदर। 54 में बताया गया राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन मंडल होता है, जिसमें कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य,
ओके, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरी जो है वो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ओके, ये तीनों मिलके मांग लेते हैं एमपी प्लस एमएलए, और वो भी निर्वाचित। ओके, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो वोट डालते हैं राष्ट्रपति के लिए जब चुनाव होता है तो उसमें। और ये आर्टिकल किसमें दिया गया है? 54, आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली दी गई है वो किसमें दी गई है? आर्टिकल 55 में। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में दी गई है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। ओके, अब बात करें अगर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं जो प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या है? अमेरिका में 2 टाइम्स होता है। अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। बट इंडिया में कोई लिमिट नहीं है, कोई किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि हाँ 1 बार या 2 बार, यहाँ पर कितनी बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है। ओके, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है इंडिया में। अमेरिका और इंडियन में ये फर्क है, वहाँ पे 4 साल का टेन्योर होता है और यहाँ पे 5 साल का होता है। 4 साल का 2 ही बार बन सकते हैं, वहाँ पे 8 साल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रहेगा अमेरिका में, जबकि इंडिया में कितने भी टाइम तक रह सकता है राष्ट्रपति कोई। ओके, लेकिन निर्वाचन के माध्यम से, ओके, चुनाव के माध्यम से, ये चीज याद रखना। उसके बाद बात करें अगर हम राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत हासिल करना जरूरी होता है, यानी कुल वैध मतों का उस आधे से अधिक प्राप्त होना चाहिए, 50% + 1 होना चाहिए। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तिथि अवधि किसमें दे रखी है? राष्ट्रपति की अवधि कार्यकाल, आर्टिकल 56, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। ओके, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा आर्टिकल 56 में, ये दिया गया राष्ट्रपति का कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें बाद के राष्ट्रपति हो, इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर, जिसमें सारे प्रेसिडेंट्स के नाम बताए मैंने, कब से कब तक कौन रहा था। ओके, सारे अभी तक जो प्रेसिडेंट रहे हैं, पहले प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अभी तक द्रौपदी मुर्मू जी तक जो राष्ट्रपति रहे हमारे, किसके टाइम में क्या हुआ, वो सारी चीजें मैंने उसमें बताई है। ये कुछ खास चीजें जैसे आपको बता दूं, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और खास बात एक और थी इनसे रिलेटेड, वो ये है कि 2 बार राष्ट्रपति बने थे कंटिन्यू। ओके, डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने और 1 बार राष्ट्रपति बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये 2 बार प्रेसिडेंट बने और 1 बार वाइस प्रेसिडेंट, नहीं, ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे और 1 बार प्रेसिडेंट बने। ओके, जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे और 1 बार प्रेसिडेंट बने। तो इससे रिलेटेड एक खास थी, नीलम संजीव रेड्डी 1 बार राष्ट्रपति चुनाव के हार जाने के बाद निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ये आपसे पूछा जाता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी 1 बार चुनाव हार जाने के बाद निर्विरोध राष्ट्रपति।
निर्विरोध राष्ट्रपति बने हमारे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फर्स्ट वुमेन। प्रतिभा पाटिल हमारी पहली महिला राष्ट्रपति रही थी। उसके बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति अब बनी है, यहाँ कौन बना है? वो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें प्रेसिडेंट से रिलेटेड बाकी चीजों के बारे में, ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें सारी डिस्कस करेंगे हम। जैसे सबसे पहले हमें जाना कि हाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, पहला निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बना, पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करा। इसके साथ ही हम जानते इससे आगे वो है राष्ट्रपति पर द्वारा पद त्याग की दशाएं क्या है। राष्ट्रपति के पद त्याग की दशा किन किन कंडीशन में राष्ट्रपति अपना पद त्याग सकता है। सबसे पहली बात है, राष्ट्रपति यदि चाहे तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र अपने पद अवधि 5 वर्ष से पूर्व पद से हट सकता है। उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। ओके, 5 वर्ष से पहले भी हट सकता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दे, रिजाइन दे दे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। ओके, आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग में लगाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संसद के किसी भी सदन में, चाहे उच्च सदन हो चाहे वो फिर निम्न सदन, लोकसभा या राज्यसभा में, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ओके, इसके लिए जरूरी है राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। कितने दिन पहले देनी होती है? 14 दिन पहले। 14 दिन पहले सूचित करना होता है राष्ट्रपति को कि महाभियोग लगाएगा। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें जो अब तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लगाया गया है, किसी के खिलाफ भी अभी तक नहीं लगाया गया है। ओके, जो राष्ट्रपति के खिलाफ अभी तक महाभियोग नहीं लगाया। ओके, महाभियोग अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लगाया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो है नेक्स्ट कि अगर 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कौन बैठता है गद्दी पर? राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? तो उसके लिए नियम बनाया गया है कि उपराष्ट्रपति बैठता है। 5 वर्ष से पहले पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। ओके, उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यनिर्वाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, वो सब कार्य करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल 70। अनुच्छेद 70 के तहत होता है ये चीज जो हमारे को देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें, राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास भी प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति को आवास हेतु दिल्ली में शानदार राष्ट्रपति भवन प्रदान किया गया। उप आवास भी है उसका शिमला में राजभवन और हैदराबाद के निकट निलियम, 3 जगह है। ओके, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, दूसरा हैदराबाद, शिमला में राजभवन और तीसरा जो हमारे लिए मिलता है हैदराबाद में निलियम।
इन 3 जगहों पे राष्ट्रपति रह सकता है। अब बात आती है राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है और कर्तव्य क्या है। ओके, शक्तियां एवं कर्तव्य। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है नियुक्ति संबंधी अधिकार शक्ति। राष्ट्रपति जो है सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है, तो इसके पास बहुत सी शक्ति और कार्य होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दूसरा विधायी शक्ति, तीसरा हमारे होता है मनोनीत संबंधी शक्ति, चौथा है अध्यादेश की शक्ति, पांचवा राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति, समाधान की शक्ति, उसके बाद में बात करें अगर हम वीटो की शक्ति, और आपातकालीन शक्ति। ओके, आपात शक्तियाँ। तो ये हमारे को राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखने को मिलती हैं, जो इन्हीं चीज़ों का हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें नियुक्ति का अधिकार, तो राष्ट्रपति के पास जो शक्ति होती है वह सभी इम्पोर्टेंट जो भी पद हैं सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओके, जैसे बात करें प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या हम बात करें राज्यसभा के अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख, भाषा आयोग के सदस्य, या हम बात करें यूपीएससी के आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग के सदस्य, इन सभी को सबको नियुक्त करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ओके, ध्यान रखना किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और सेम चीज राज्यपाल, हर राज्य के अंदर राज्यपाल होते हैं, उनको भी नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। विधायी शक्ति की बात करें, कोई भी कानून बनने से पहले अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो वो कानून नहीं बन सकता है। विधायी शक्ति में ये है, चाहे लोकसभा राज्यसभा किसी से भी पास हो जाए कोई भी विधेयक, जब तक कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे वो कानून नहीं बनेगा। उसके बाद बात करें अगर हम मनोनीत संबंधी शक्ति, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितने? 12 सदस्य। और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। तो मनोनीत संबंधी शक्ति जो है राष्ट्रपति की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बात करें अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत लगाया जाता है। कितने के तहत? 123, आर्टिकल 1, 2, 3। ओके, 1, 2, 3 के द्वारा लगाया जाता है। स्थगित होने की अवधि में कोई भी राष्ट्रपति की संसद के स्थगित होने की अवधि में जारी कर सकता है। जो अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा अधिनियम के समान होता है, ऐसे अध्यादेश का प्रभाव 6 हफ्ते तक होता है। ओके, उसके बाद बात करें सैन्य शक्ति, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे फिर सीडीएस हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सभी की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है, और सेनाओं का प्रमुख भी होता है। तीनों आर्म फोर्सेज का जो कमांडर ऑफ चीफ होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करें अगर हम न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जितने भी न्यायाधीश हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद की बात को पद मुक्त भी कर सकता है, राष्ट्रपति हटा भी सकता है हमें। ओके, नेक्स्ट समाधान की शक्ति। ओके, समाधान की शक्ति में क्या आता है? आर्टिकल 72 के तहत वो किसी की सजा को कम करवा सकता है, बढ़वा सकता है, माफ करवा सकता है, फांसी को रुकवा भी सकता है।
ओके, ये राष्ट्रपति के पास में समाधानी शक्ति होती है, जिसमें प्रतिलंबन, विराम, परिहार, निलंबन या लघुकरण। लघुकरण मतलब कम भी करवा सकता है, प्रतिलंबन भी करवा सकता है और विराम भी लगा सकता है, उस पर परिहार भी हो सकता है। उसके बाद बात करें वीटो की। आर्टिकल 111 में है वीटो की पावर 1111। ओके, 111 आर्टिकल 111 के अंदर वीटो की पावर दी गई है, जिसमें ये चीज है कि कोई भी विधेयक जो आता है वो राष्ट्रपति अपने पास कितने भी समय तक रह सकता है, कितने भी समय तक। जिसका एग्जांपल है 1986 का भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक। 1986 भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक। प्रेसिडेंट तक बदल गए थे, लेकिन उन्होंने ये विधेयक पास नहीं करा। ओके, 1986 की बात है। उस समय पर जो राष्ट्रपति थे वो थे हमारे उस समय में ज्ञानी जैन सिंह। उन्होंने इसको पास ही नहीं करा और अपने पास ही रखा, और बाद में प्रेसिडेंट बदल गए, सरकार बदल गई, लेकिन वो विधेयक पास नहीं करा। ओके, आपातकालीन शक्ति, जो लास्ट बात करें अगर हम आपातकालीन शक्ति की बात करें तो इसमें 3 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 352, 356, 360। अब इनमें तीनों में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। ये तीनों में ये है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 स्थितियों में लगाया जा सकता है, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाए, या फिर आक्रमण हो जाए किसी दूसरे देश से। ओके, और तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी है सशस्त्र विद्रोह हो जाए, देश के अंदर ही गृह युद्ध की स्थिति बन जाए, तो उस समय पर भी ये लगाया जा सकता है। 356 राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है कब? जब किसी राज्य में संवैधानिक तरीके से कार्रवाई ना चल रही हो, संविधान के अनुरूप कानून की व्यवस्था ना चल रही हो, तो एक राज्य के भीतर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की बात करें, ये अभी तक यूज नहीं हुआ है, कभी भी कोई अकाल की स्थिति आएगी तो शायद यूज करे। ऐसा लगा था कि कोरोना के टाइम पे, जब कोरोना पैंडेमिक आई थी, उस समय पर लगा था कि शायद वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन उस समय पर भी नहीं लगाया गया। ओके, और 352 का जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था वो हुआ था, एक तरह से देखा जाए बड़े स्तर पर, वो हुआ था 1975 में, जब इंदिरा गांधी के टाइम पे आपातकाल लगाया गया था सबसे इम्पोर्टेंट। 356 पंजाब में सबसे पहले लगा था 1959 में। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, और 360 का अभी तक यूज नहीं हुआ है। राष्ट्रपति से रिलेटेड और संघीय कार्यपालिका से रिलेटेड हमारे को ये सारी चीजें इसमें देखने मिलती है। एक चीज को हमने इसमें डिस्कस करा है, सारी चीजों को एकदम। ओके, एक ही वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश करी है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है प्रेसिडेंट का, संघीय कार्यपालिका का। ओके, तो उसका क्या कार्य है, सारी चीजों को हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।